हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं आज के न्यूज़पेपर मतलब 24 दिसंबर के न्यूज़पेपर के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन-कौन सी है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है पीआईबी से रिलेटेड है। पीआईबी से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कल का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर से रिलेटेड है। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसने क्या नए अवार्ड शुरू किए थे लास्ट ईयर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोटिफिकेशन है। इसके अंदर क्या है ना, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार स्टार्ट किए थे। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2000 लास्ट ईयर 2024 के अंदर। तो इस बार का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो कि सेकंड एडिशन है, मतलब कौन सा एडिशन है? सेकंड। 2024 में पहली बार, 2025 में दूसरा एडिशन। तो कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किस चीज के अंदर दिए जाते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। उस साल के अंदर जो सबसे ज्यादा अच्छा जिन्होंने काम किया उन सभी को अवार्ड दिए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात, हमें तीन चार चीजें जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो होता है, सबसे बड़ा अवार्ड इसके अंदर कौन सा है? विज्ञान रत्न पुरस्कार होता है। जैसे भारत रत्न होता है वैसे विज्ञान रत्न होता है। तो विज्ञान के मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार यदि लास्ट ईयर के कंट्रीब्यूशन को देखें, आज तक के कंट्रीब्यूशन में देखें, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनको जयंत नरलिकर। तो 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। किसको दिया गया? जयंत नरलिकर को। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है जयंत नरलिकर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? जयंत नरलिकर हैं कौन? जयंत नरलिकर क्या है? एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। एस्ट्रोफिजिस्ट जो होते हैं जो आकाश के अंदर उल्का पिंडों की इनकी रिसर्च करते हैं, स्पेस के अंदर क्या क्या हो रहा है इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं और उनके बारे में चीजें खोजते हैं। तो आपको दो तीन चीजें हैं। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार इस बार का किसको दिया गया? जयंत नरलिकर को दिया गया है। जयंत नरलिकर को किस काम के लिए दिया गया है? इसको एस्ट्रोफिजिस्ट है। एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब जो खगोलीय उल्का पिंडों से रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं। एस्ट्रो प्लस फिजिक्स मतलब स्पेस से रिलेटेड जो फिजिक्स की एक्टिविटी उनको मॉनिटर करते हैं उनको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। तो जयंत नरलिकर को दिया गया। दूसरा इसके अंदर अवार्ड होता है, एक टीम को दिया जाता है। किस टीम ने सबसे अच्छा काम किया है? तो इस बार इसका नाम क्या है? विज्ञान टीम अवार्ड। क्या विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी टीम ने सबसे अच्छा काम किया है उसको ये अवार्ड देगा। इसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान टीम अवार्ड भी बोलते हैं इसको। ये कौन सी टीम को दिया गया? ये अरोमा मिशन को दिया है। अरोमा मिशन क्या है? सीएसआईआर का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सीएसआईआर ने क्या किया? अरोमा अरोमा और लेवेंडर से रिलेटेड जो खेती की थी उसको प्रोत्साहन दिया था जम्मू कश्मीर के अंदर। उस चीज को फील्ड के अंदर उन्होंने एग्जीक्यूट भी कर दिया, जिसके कारण कि आज की डेट के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे किसानों का जीवन लाइवलीहुड का काम इससे चल रहा है। तो इसके इस बार का सबसे ज्यादा विज्ञान विज्ञान टीम अवार्ड किसको दिया गया? अरोमा मिशन को। अरोमा मिशन आपको याद रहेगा। दूसरा अरोमा मिशन किससे? लेवेंडर, पर्पल कलर के फूल आते हैं ना जो लेवेंडर के, उनको कहते हैं लेवेंडर। ठीक है, ये इस चीज के लिए इनको मिला है। तो आपको दोनों चीजें एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। एक तो राष्ट्र विज्ञान रत्न हाईएस्ट पुरस्कार है, ये किसको मिला? एस्ट्रोफिजिक्स जयंत नरलिकर को। जयंत को मिला है। ठीक है, जयंत नरलिकर को किस चीज के लिए? एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया है। दूसरा अवार्ड क्या है? टीम से रिलेटेड है। कौन सी टीम ने सबसे अच्छा काम किया है लास्ट ईयर? ये अरोमा मिशन है। अरोमा मिशन किसका है? सीएसआईआर का है। ये लवेंडर की खेती से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा एडिशन था विज्ञान पुरस्कार का? दूसरा एडिशन है। ठीक है, इस बार कितने साइंटिस्टों को अवार्ड दिया गया? टोटल 24 साइंटिस्टों को अवार्ड दिया गया। लेकिन 24 के नाम ये ना याद करके हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो अपने याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जयंत नरलिकर, अरोमा मिशन। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों में कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं। तो हमने विज्ञान रत्न देख लिया, एक टीम का पुरस्कार देख लिया। तीसरा पुरस्कार किसका होता है? विज्ञान श्री। जैसे पद्म श्री होता है वैसे विज्ञान श्री अवार्ड हो गया। चौथा पुरस्कार को होता है युवाओं से रिलेटेड है। युवाओं या विज्ञान के अंदर जो युवा हैं जो कि जिनकी उम्र 45 साल से कम है, जो 45 साल से कम के रिसर्चर हैं जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया है, उनको युवा अवार्ड मिलते हैं। तो कुल मिला के 4 मेजर अवार्ड है। इसके अंदर तो युवा अवार्ड है। युवा अवार्ड किनको मिलता है? जिनकी उम्र 45 साल से कम होती है। एक विज्ञान श्री है, एक विज्ञान रत्न है, और एक विज्ञान से रिलेटेड जो टीम है। तो इस साल के आपको याद रहेंगे, इसका एस्ट्रोफिजिक्स जयंत नरलिकर को विज्ञान रत्न का अवार्ड मिला है।
ठीक है, टीम अरोमा टीम है, और उसके अलावा और भी 22-23 लोग हैं, टोटल 24 लोगों को क्या है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हमें याद रहे इसके अंदर 2 वुमेन साइंटिस्ट है जिनको अवार्ड दिया है, वो हमें याद होने चाहिए, दीपा और श्वेता, डॉक्टर दीपा और डॉक्टर श्वेता। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन स्टेम के अंदर बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड है, ये हमारे सुजस के अंदर है। सुजस के अंदर आर्टिकल क्या है कि टूरिज्म से रिलेटेड हमने इस साल क्या क्या किया है। तो टूरिज्म से रिलेटेड हमने जो भी किया है, इस चीज से रिलेटेड आर्टिकल है। तो इसके अंदर 2-3 फैक्चुअल डाटा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के बजट के अंदर आया था एक तो महाराणा प्रताप सर्किट और एक ट्राइबल सर्किट आया था। तो महाराणा प्रताप सर्किट के अंदर कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड है, ये हमें याद होने चाहिए। ट्राइबल वाले के अंदर, ट्राइबल सर्किट के अंदर जो जनजातीय सर्किट बनाया, उसके अंदर कौन कौन से जगह सम्मिलित हैं, ये हमें याद होने चाहिए। इन दोनों के लिए 100-100 करोड़ रुपए का फंडिंग का प्रावधान था किसके अंदर, बजट के अंदर। तो हम इसके अंदर देख ले, महाराणा प्रताप सर्किट के अंदर कौन कौन सी जगह इंक्लूड है। इसके अंदर 6 जगह हैं। 6 कौन कौन सी है जो महाराणा प्रताप के जीवन से रिलेटेड, जो 6 सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। चावंड, ठीक है, चावंड की पहाड़ियां, हल्दी घाटी, फिर गोगुंडा, फिर कुंभलगढ़, फिर दिवेर और उदयपुर। ठीक है, तो ये आपको 6 के 6 याद होना चाहिए। तो इनमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा महाराणा प्रताप सर्किट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, आपको कुछ भी दे देगा, राजसमंद दे देगा। ठीक है, तो आपको चावंड भी पता होना चाहिए, हल्दीघाटी भी पता होना चाहिए, गोगुंडा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर। उदयपुर आपको याद रहेगा, इसके अलावा ये 5 आपको याद है। दिवेर का युद्ध भी आपको याद है, हल्दीघाटी का युद्ध भी आपको याद है। ठीक, कुंभलगढ़ जहाँ पे जो किला है कुंभलगढ़ भी याद रहेगा, गोगुंडा, चावंड और दिवेर। ठीक है, ये 6 आपको याद करने। इससे अगला क्या, कौन सा, ट्राइबल सर्किट था। जनजातीय संस्कृति, कला और विरासत को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कौन सा सर्किट बनाया था, ट्राइबल सर्किट। ट्राइबल सर्किट के अंदर कौन कौन सी चीजें ट्राइबल सर्किट के इंक्लूडेड है, तो सीता माता अभ्यारण, सीता माता अभ्यारण प्रतापगढ़ के आसपास जो है। ठीक है, दूसरा ऋषभ देव, ऋषभ देव आपको याद होना चाहिए, ऋषभ देव से जहां से क्या हमारे क्या है, ग्रीन कलर का स्टोन निकलता है। ठीक है, ऋषभ देव, सीता माता। तीसरा गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर। चौथा कौन सा, मातृकुंडी, मातृकुंडिया, मातृकुंडिया। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। इस बार के बजट के अंदर एक प्रोविजन आया था टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसके अंदर 2 सर्किट बताए गए थे, एक तो महाराणा प्रताप सर्किट और एक है ट्राइबल सर्किट। महाराणा प्रताप सर्किट और ट्राइबल सर्किट दोनों को 100-100 करोड़ रुपए देने की बात की गई थी। महाराणा प्रताप सर्किट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, उदयपुर और कुंभलगढ़, उसके बाद गोगुंडा। ठीक है, गोगुंडा के बाद में क्या है, दिवेर, दिवेर के बाद में क्या है, एक उदयपुर हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, हल्दीघाटी, चावंड, और आपको याद होने चाहिए। तो ये 6 चीजें थी। इसके अलावा ट्राइबल सर्किट है, ट्राइबल सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड की गई थी, इसके अंदर भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसके अंदर अभ्यारण्य कौन सा है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मातृकुंडिका भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ऋषभ देव भी इसके अंदर इंक्लूड है, गोमतेश्वर। ठीक है, गोमतेश्वर, ऋषभ देव, मातृकुंडिका और क्या है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये चीजें आपके डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा सरकार ने काम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या कर रहे हैं, हमने 84 ब्रज 84 परिक्रमा का एक सर्किट बनाया, एक कृष्ण गमन पथ के बारे में भी इन्होंने सर्किट बनाया, इस पर कार्य चल रहा है। ये वो आर्टिकल है जिसके अंदर से मैंने वो लिया। तो इस आर्टिकल के अंदर 2 चीजें, 2 फैक्ट हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है, हमारे यहाँ के टूरिज्म से रिलेटेड पॉलिसी कब आई थी, टूरिज्म से रिलेटेड पॉलिसी आई थी 4 दिसंबर 2024 को। टूरिज्म की पॉलिसी कब आई थी, 4 दिसंबर 2024 को। टूरिज्म पॉलिसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कही गई थी, और तो सारी चीजें हम देखते हैं, टूरिज्म से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर पॉलिसी के अंदर क्या कही गई थी, ये इसके अंदर कहा गया था कि हम राजस्थान के अंदर राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाएंगे, RTICF, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी फंड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, एक फंड बनाएंगे जिसके जिसके अंदर कितने रुपए का फंड होगा, ये 5,000 करोड़ रुपए का। तो ये चीजें हमारे याद होनी चाहिए। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट फंड कितने करोड़ रुपए का होगा, 5,000 करोड़ रुपए का। कब आया था ये, इस पॉलिसी के अंदर बताया गया था। पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी, हमारे टूरिज्म से रिलेटेड पॉलिसी, पर्यटन नीति कब आई थी, 4 दिसंबर 2024 को आई थी। तो इस आर्टिकल के अंदर मेजरली ये 3 चीजें थी जो हमने देख ली। एक तो महाराणा प्रताप सर्किट आया था, एक ट्राइबल सर्किट आया था, एक राजस्थान टूरिज्म का जो फंड बना है 5,000 करोड़ रुपए का, और ये पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी। अगला देखते हैं, अगला जो इशू जो 4-5 दिन से लगातार न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइंस में, ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि अरावली के अंदर जो भी नई डेफिनेशन आई है,
अरावली की नई डेफिनेशन क्या आई है? 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियों को क्या अरावली डिफाइन किया गया है। मतलब 100 मीटर से नीचे वाली जो पहाड़ियां होंगी उन सबको क्या प्रोटेक्शन क्षेत्र से हटा दिया गया है। अब इसके अंदर क्या गया है? इसके अंदर दो तथ्य दिए गए हैं। दो तथ्य क्या है? एक तो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला है? एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो हमारा एफआरआई है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या बोला था कि 3 डिग्री से ऊंची जो भी पहाड़ी है उन सबको अरावली के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाए, जबकि इस चीज को रिजेक्ट करके इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने 100 मीटर वाला तथ्य दिया था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। तो ये वाली चीजें इसके अंदर दे रखी हैं। तो ये यदि देख सकते हो आप, तो इसके अंदर ये कहा गया कि 100 मीटर इंक्लूड होने के बाद में थोड़ा सा एरिया प्रोटेक्ट होगा। यदि 3 डिग्री होता तो ये पूरा एरिया प्रोटेक्ट हो जाता। तो ये वाली चीज न्यूज के अंदर पिछले 4-5 दिन से है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगला क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसरो अपने एलवीएम, इसरो की एक रॉकेट है। रॉकेट का क्या नाम है? रॉकेट क्या होती है? रॉकेट वो होती है जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष के अंदर लेके जाती है। तो इसरो की सबसे बड़ी रॉकेट है जो उसका क्या नाम है? LVM-3। LVM-3 आज न्यूज के अंदर क्यों है? क्योंकि आज LVM-3 का सबसे बड़ा टेस्ट होना है, जिसके अंदर के LVM-3 6100 किलो का पेलोड लेके जाएगी। कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। इसका पेलोड का नाम है ब्लू बर्ड। तो आज LVM-3 जो इसरो का क्या है? रॉकेट है। वो 6100 किलो वजन का सैटेलाइट है जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है, इसको लेके जाएगा कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज तक हमारा जो रॉकेट है LVM-3 इतना हैवी सैटेलाइट कभी लेके नहीं गया है। यदि ये इस टेस्ट को पास कर लेता है, 6100 किलोग्राम के पेलोड को, सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाने में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो दुनिया के अंदर और भी दुनिया के देश के जो भी सैटेलाइट हैं वो हमें और ज्यादा काम मिलेगा। और ज्यादा काम मिलेगा तो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ेगी, हमारे देश के अंदर स्पेस इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगी। तो LVM-3 के बारे में पढ़ लेते हैं। LVM-3 क्यों इंपॉर्टेंट है? LVM-3 पहली बात तो 3 स्टेज रॉकेट है। 3 स्टेज रॉकेट का मतलब क्या होता है? शुरुआत में एक स्टेज, फिर दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। LVM-3 के अंदर 3 स्टेज में क्या है? सबसे पहले जो जो भी स्टेज होता है उसके अंदर क्या सॉलिड रॉकेट्स होते हैं। सॉलिड रॉकेट इसके अंदर कौन सा है? S-200 सॉलिड रॉकेट्स हैं, जो कि आप कभी भी देखा होगा, आपने कभी भी देखा होगा सैटेलाइट जब भी उड़ती है तो उसके अंदर रॉकेट होते हैं। रॉकेट के आजू बाजू क्या छोटे छोटे वो छोटे रॉकेट से लगे रहते हैं, उनको क्या सॉलिड रॉकेट्स बोलते हैं। उनका नाम क्या है? S-200। फिर दूसरे फेज के अंदर ये मान लो 100-200 किलोमीटर तक ऊपर तक 50 किलोमीटर तक लेके चला गया। फिर बाद में आगे वाली स्टेज के अंदर कौन काम करेगा? उसके अंदर क्या लिक्विड मोड काम करता है रॉकेट का। लिक्विड मोड कौन सा होता है? हमारे यहाँ लिक्विड मोड है L-110 लिक्विड मोड। L-110 लिक्विड मोड हमारा वही विकास इंजन है जिसके ऊपर हमारे विक्रम साराभाई ने सबसे ज्यादा काम किया था। ठीक है, ये हो गया विकास इंजन, हो गया L-110। सॉलिड, सॉलिड के बाद में लिक्विड, लिक्विड के बाद में क्या है? क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन का हमारे का नाम क्या है? SC-25। सी फॉर क्रायोजेनिक और 25 है। तो सबसे पहले इस रॉकेट के स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे S-200 है, 2 है, फिर बाद में L-110 है, फिर बाद में C-25 है। C-25 सबसे हाईएस्ट लेवल पे जहाँ पे हर चीज जम जाती है, ठीक है, उस वहां पे यहाँ काम आता है। C-25 क्रायोजेनिक स्टेज। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर रॉकेट की क्षमता क्या है? इस रॉकेट की क्षमता ये है, ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में तो 8 टन तक लेके जाता है सामान को। सामान मतलब सैटेलाइट लेके जा सकता है, कोई भी पेलोड लेके जा सकता है, ह्यूमन मिशन के अंदर ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी चीज लेके जा सकता है। तो लो अर्थ सबसे नीचे वाले ऑर्बिट के अंदर 8 टन तक का माल लेके जाएगा, सैटेलाइट लेके जाएगा। उसके ऊपर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर 4 टन तक का क्या लेके जाएगा? पेलोड लेके जाएगा। इसकी हाइट कितनी है? 43.5 मीटर है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं LVM-3 की आज एक उड़ान है जिसके अंदर वो ब्लू बर्ड सैटेलाइट को कहाँ लेके जाएगा? 6100 किलो के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लेके जाएगा। LVM-3 कितने स्टेज का रॉकेट है? 3 स्टेज का है। सबसे नीचे सॉलिड रॉकेट है, S-200 है, उसके बाद में लिक्विड है, लिक्विड वाले के अंदर L-110 है, फिर बाद में क्या है? अपर एज के अंदर क्रायोजेनिक इंजन है C-25। इसकी पेलोड क्षमता क्या है? 4 टन और 8 टन। ठीक है, 4 टन लो अर्थ ऑर्बिट में, 8 टन लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, और ऊपर ले जाएगा तो पेलोड कम हो जाएगा, तो 4 टन है। ठीक है, तो ये वाली न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो कल के न्यूज़पेपर में और डिटेल में आएगा ये। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। स्टेट इलेक्शन कमीशन कब बना था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दे रखा है, 243 के अंदर, 243 आई के अंदर।
फंडिंग से रिलेटेड भी दे रखा है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी दे रखा है, ये सब हमने देखा है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कल क्या फैसला लिया है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है कि जो भी पंचायती चुनाव होंगे, पंचायत के अंदर जो भी चुनाव होंगे, टायर 1, टायर 2, टायर 3, मतलब पंचायत का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का, तो इनकी इन्होंने खर्चे की सीमा बांध दी है। इस बार खर्चे की सीमा एक सरपंच या 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। कितने रुपए खर्च कर सकता है सरपंच? 1 लाख। और पंचायत समिति के अंदर 1.5 लाख, और वही जिला परिषद सदस्य 3 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार के सरपंच की लिमिट है 1 लाख, 1.5 लाख और 3 लाख। 1 लाख सरपंच के लिए, पंचायत समिति के लिए 1.5 लाख, और जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख रुपए की सीमा रख दी। वहीं नगर नगर निकाय जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो बने हैं, उसके अंदर क्या, नगर पालिका के अंदर यदि पार्षद है वो 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकता है। उससे नगर परिषद के अंदर जो परिषद के जो पार्षद है वो 2 लाख, और नगर निगम के जो पार्षद है वो 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। जैसे नगर निगम जयपुर है, तो यहाँ के पार्षद के 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके अंदर एरिया बड़ा हो जाता है तो लोग भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नगर परिषद जो जिला लेवल के ऊपर होती है, हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, उसके अंदर 2 लाख रुपए खर्च है। और नगर पालिका जो तहसील लेवल पे आप देखो, ये नगर पालिका है, उसके अंदर 1.5 लाख रुपए की सीमा कर दी है। किसने निर्धारित की? स्टेट इलेक्शन कमीशन। टाइम टू टाइम जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे एक्सपेंडिचर बढ़ाता रहता है। अब आप देखना इसके अंदर, जब इलेक्शन आएंगे तो आप कितने रुपए खर्च करता है आपका उम्मीदवार, ये आप नोट करना और उसके बाद में एनालिसिस करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस चीज से बन सकता है? अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसके अंदर चिल्लई कला है। चिल्लई कला, चिल्लई कला क्या है? आपसे ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, चिल्लई कला किस चीज से रिलेटेड है? चिल्लई कला के 40 दिन तक जो एकदम ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, जिस उनको बोलते हैं, कहाँ चलती हैं ठंडी हवाएं? ये चलती है जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसे लू हमारे गर्मियों में यहाँ चलती है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर इस मौसम के अंदर, मतलब 20 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक जो हवाएं चलेंगी, ठंडी हवाएं, उनको क्या बोलते हैं? चिल्लई कला। ठीक है, इसके अंदर हाईवे बर्फबारी होती है, ठंड पड़ती है, सारी चीजें इसने दे रखी है। तो 40 दिनों तक चलती है जम्मू कश्मीर में चलने वाली हवाएं। 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक चलेगी। ठीक है, दिसंबर के अंदर आखिरी 10 दिन और जनवरी के 30 दिन तक चलती है। इसको चिल्लई कला के बाद, चिल्लई कला के बाद में 20 दिनों तक चिल्लई खुर्द आता है। चिल्लई खुर्द, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए चिल्लई कला किस चीज से रिलेटेड है, कहाँ चलती हैं, कितने दिन तक चलती हैं हवाएं, ज्योग्राफी से रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आज की, यदि आपको, यदि कंज्यूमर हैं, जो आप यदि उपभोक्ता हैं, तो आपके लिए सबसे आज आपका डे है। तो नेशनल कंज्यूमर डे कब बनाया जाता है? 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे बनाया जाता है। आज क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, 24 दिसंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज किस चीज से रिलेटेड? अगली न्यूज है अपने सूजस से अंदर आई है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है इसके अंदर, इस बार का जो आर्मी डे की परेड होगी। आर्मी डे हर साल बनाते हैं हम, एयरफोर्स डे भी बनाते हैं और नेवी डे भी बनाते हैं, अलग अलग जगह बनाते हैं। तो इस बार का जो आर्मी डे की परेड होगी वो कहाँ पे होगी? जयपुर के अंदर होगी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं 78वीं आर्मी डे परेड है। ठीक है, 78वीं आर्मी डे परेड कहाँ होगी? जयपुर के अंदर होगी, 2026 की। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2026 की आर्मी डे परेड कहाँ पे होगी? जयपुर के अंदर होगी। जयपुर के अंदर पहले क्या होती, कंटोनमेंट एरिया के अंदर होती थी, अब ये क्या है, खुले एरिया के अंदर होंगी इस बार। ठीक है, तो ये वाली न्यूज थी आज के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो आज हमने देखा कि आज आपके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी न्यूज थी न्यूज़पेपर के अंदर, हमने डिस्कस कर ली। अब कल मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।